हेलो, आप सभी का स्वागत है कॉफी विद डॉक्टर सोनल में। आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज के जो गेस्ट है वो खास है और आपको तो पता ही है कि हमारे जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल होते हैं और उनसे भी ज्यादा स्पेशल क्यों स्पेशल है जब हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज हमारे साथ है अभिसार वाघमारे और अभिसार अपनी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो खुद बताएंगे और बहुत इंस्पायर होने वाले हैं ये सुनने के बाद। अच्छे से सुनिए और जो भी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं उसको आपकी लाइफ में लाने की जरूर कोशिश कीजिए। हेलो अभिसार। हाँ मैम। अभिसार, आप को कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आने आने के बाद? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और हल्का भी बहुत लग रहा है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभिसार की एक वेट लॉस जर्नी हमने की थी और वो वेट कम हुआ है इसलिए ही फील्स लाइट। अभिसार, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? So I am a DevOps engineer. It's more like a sub branch of software engineer. तो उसमें जैसे लैपटॉप में आपको यानी दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आप उसमें जो डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं, गूगल क्लाउड, AWS वगैरह, उन जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करते हो। एंड देन यू क्रिएट क्लाउड सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट कंपनीज, क्लाइंट्स और आपके जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए। सो इट्स मोर लाइक अ सेडेंटरी जॉब, यानी आपको दिन भर लैपटॉप के सामने बैठ के फिर काम करो। वाओ, क्लाउड्स एंड ऑल, मैं तो परियों की कहानियों में चली गई, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। और अभिसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या और ये सब सॉफ्टवेयर वाले समझ जाएंगे जो अभिसार ने अभी बोला, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीजें करते हैं, इतना तो हम समझ गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना ये तो ट्रेंड में चल रहा है और ज़रूरत भी है, एआई का ज़माना है। लेकिन अभिसार में क्या स्पेशलिटी है ये मैं अभिसार बताएंगे कि एक इंसिडेंट अभिसार के साथ हुआ था जिस वजह से सब चीज़ें जो है बिगड़ गई थी। लेकिन वो मर्द ही क्या या वो इंसान ही क्या जो बिगड़ी हुई चीजों को लाइन पे ना लाए, और जो लाइन पे ना ला सके उसको कौन पूछता है? जो लाइन पे लाता है उसको सब पूछते हैं और उसके बारे में चर्चा होता है। तो वैसे ही चर्चा अभिसार के बारे में होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो अभिसार, ऐसा क्या हुआ था जिससे दुनिया बदल गई? सो ये 2014 की बात है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैं प्रिपरेशन कर रहा था NDA के लिए। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट सर्विंग फॉर द कंट्री, एयरफोर्स में जाने वगैरह के लिए। तो आई वॉज रेगुलरली पुशिंग माई सेल्फ टू द लिमिट्स। रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ के रनिंग पे जाओ, पुशअप्स, पुलअप्स, यानी कंप्लीट फिजिक। और साथ ही साथ फिर घर में रहकर पढ़ाई करना, डिफरेंट डिफरेंट जो रेफरेंस बुक्स है, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो वो मुझे बहुत, यानी आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दैट। बट एक दिन लाइक मेरे बड़े पापा और उनके बेटे वगैरह घर पे आए किसी रीज़न से। तो भैया ने यानी न्यू बाइक ली थी। उस टाइम पे सुजुकी जिक्सर जो थी वो नई नई लॉन्च हुई थी। एंड उसका काफ़ी क्रेज़ भी चल रहा था कि वो थोड़ी लाइक न्यू बाइक है, ऐसी है, थोड़ी स्पोर्टी लुक है, डॉल। तो उस समय पे फिर मेरे साथ में मेरा कजिन ब्रदर भी रहता था। तो भैया ने हमको वही बोला कि अरे तुम लोग क्या घर में बैठे हो, जाओ ये लो नई गाड़ी है, थोड़ी घूम के घुमा आओ। के आओ। तो मैं तो उस समय एक्चुअली मेरा फॉर्म भर रहा था JEE के लिए। तो आई थॉट कि पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में देखेंगे, इच्छा हुई तो चले जाएंगे। बट उतने ड्यूरेशन में मेरा भाई गाड़ी लेके चला गया। अच्छा। और फिर काफ़ी देर हो गई, वो जल्दी से रिटर्न आया नहीं। तो भैया मुझे पूछने लग गए कि अरे वो गया था गाड़ी लेके, वो आया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि रुको मैं देख के आता हूँ कहाँ गया। तो सो आई टुक माई फादर्स बाइक। फिर पापा की बाइक लेकर मैं उसे देखने गया, फिर उसको लेकर मैं रिटर्न भी आया। बट फिर तभी ऐसा था कि अब उसने तो गाड़ी घुमा ली थी लेकिन मैंने गाड़ी नहीं घुमाई थी। तो फिर मैंने बोला कि रुक मैं भी एक चक्कर मार के आता हूँ।
फिर जब हम वहां पर गए, बट चक्कर मारने का रीजन भी ये था कि मुझे ऑलरेडी स्कूल का एक काम करना था। अच्छा। लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा जस्ट 12th स्टार्ट हुआ था। हम्म। लाइक आई वाज इन मिड 12th यू कैन से। हम्म। सो 12th जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो हमारे कुछ इश्यूज जा रहे थे ट्रैवल रिलेटेड, लाइक फ्रॉम होम टू द स्कूल। तो उसके रिगार्डिंग बात करने भी जानी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है चलो दोनों काम हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जब गए, यानी फिर मैं वो भैया की न्यू वाली बाइक लेके गया। उसका यानी इवन नंबर भी नहीं आया था, अच्छा। तो इट वाज दैट न्यू। तो वहां पर गए, एंड जब रिटर्न आ रहे थे, तो तब वहां पर लाइक कुछ ऐसे एक्वेंटेंस जो होते हैं दूर के, लाइक दोस्त ऐसे जिनसे हाय हेलो चलता है। तो ऐसे कुछ दोस्त थे उन्होंने, और वो एक्चुअली में मेरे दोस्त थे भी नहीं, वो मेरे भाई को ऐसे जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने आवाज दिया कि अरे कहाँ जा रहे हो करके। तो फिर हम लोग उनके पास गए, ऐसे ही हाय हेलो वगैरह किया। तो उन्होंने भी देखा कि अरे नई गाड़ी आई है। वो तो वो क्रेज भी, बड़ा रहता है हाँ, लड़कों तो को। फिर वो भी फिर पीछे पड़ गए हम्म। कि अरे चलो एक चक्कर घूम के आते हैं खिंडसी के तरफ से। सो खिंडसी इज लाइक एक लेक है हमारे टाउन में। इट्स अ फेमस लेक इन रामटेक। तो रामटेक के पास में ही जो खिंडसी लेक है, वो बोले कि चलो वहां से एक चक्कर घूम के आते हैं। जबकि मैं रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग का काम चल रहा था। तो आई वाज लाइक कि नहीं मुझे घर जाना है। तो बट फिर वो लोग फिर भी ज़बरदस्ती करके कि नहीं नहीं चल जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, ऐसा करके वो लेकर गए। बट जब रिटर्न आते समय क्या हुआ कि अब हमें जल्दी निकलना था, बट उनमें से उन वो जो दूसरे लोग थे, उनमें से कोई तो एक लड़का जो था वो पीछे पड़ गया कि नहीं अभी घर रिटर्न ही जाना है ना, तो एक बार मुझे चलाने दो। अच्छा। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी, क्योंकि सबसे पहली चीज तो वो बाइक भैया की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आपकी। और ऊपर से जो मेरा कजिन ब्रदर था वो मुझसे 1 साल छोटा है। तो अच्छा। इवेंचुअली यानी बड़ा तो मैं ही हो जाता हूँ ना, तो मुझे ध्यान देना है कि भाई कुछ गलत नहीं होना चाहिए या कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए करके। तो बट फिर भी वो लड़का बहुत पीछे पड़ा। एंड फिर उसने क्या किया कि उसने चाबी हाथ से लेकर लाइक कि अभी घर ही जाना है ना, मैं चलाता हूँ प्लीज 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 करके ऐसे रिक्वेस्ट करके बाइक की चाबी ले ली और बाइक पे बैठ गया। एंड इमीडिएटली मेरा भाई भी भाग के उसके पीछे बैठ गया। अच्छा। एंड ही वाज लाइक चल चल जल्दी चल। बट सडनली एट दैट पॉइंट समहाउ, यानी मुझे एक ऐसे इंट्यूशन जैसा आया कि कुछ तो गलत होने वाला है। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई तू उसके पीछे मत बैठ, कुछ भी हो सकता है, फालतू एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा और फिर यानी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा मुझे सडनली इंट्यूशन जैसा आया। तो बट ही वॉज नॉट रेडी टू गेट डाउन। उसने बोला कि अरे नहीं नहीं चल घर ही जाना है जल्दी चल जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने उसको यानी बाकायदा आई हेल्ड हिज कॉलर। मैंने बोला कि नहीं खींच तू, के उसको। हाँ तू मेरी बात सुन, तू उसके पीछे मत बैठ, तू उतर। और मैंने उसको लिटरली वहां से पीछे से खींच के उसको उतारा, वो और मैं आप जाके बैठ बैठा। गए। एंड while we were returning home, so that guy who was driving the bike and I was a riding pillion, मैं पीछे बैठा था। तो आई डोंट नो लाइक कैसे थिंग्स टर्न आउट हुई। एक टर्निंग पे लाइक द बाइक वाज लाइक थ्रॉटलिंग यानी अराउंड 90-100 किलोमीटर्स पर आवर। एंड मैंने उसको फिर भी वार्न किया कि भाई धीरे अभी चलो। टर्निंग आ रही है, तू गाड़ी धीरे कर। तो ही वाज लाइक कि हाँ हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा। बट जब टर्निंग आई तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एंड उसका कंट्रोल छूटा टर्निंग पे। एंड टर्निंग पे ही लाइक देयर वाज वन बिग ट्री, और ट्री को ही लगकर एक बहुत बड़ा आयरन बोर्ड था। जो होटल वगैरह के बोर्ड होते हैं ना, कि जैसे होटल XYZ कुछ भी, तो एक बड़ा ऐसा लोहे का बोर्ड था। तो उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, तो गाड़ी जाकर सीधा क्रैश हुई उस ट्री में। एंड लकीली ही बोल सकते हैं इनफ कि मैं डायरेक्ट ट्री से ना टकरा के उस बोर्ड पे टकराया। एंड देन वापस मेरे लाइक हवा में मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 फ्लिप्स खाकर वापस से आई फेल ऑन माई फेस। तो मेरा पहले जो इम्पैक्ट हुआ बोर्ड के साथ, उसमें भी मुझे यानी चेहरे पर
यानी इंजरी हुई। और फिर वापस से जब मैं 3 to 4 फ्लिप्स खाए एयर में, उसके बाद वापस से मैं चेहरे के बल गिरा। सो ऑल द इंजुरी दैट हैपेंड वाज ऑन माय फेस, ऐसा। तो मेरी जो चीक बोन्स थे उस पर मल्टीपल क्रश इंजुरीज थे, मेरी नोज फ्रैक्चर हो गई थी, एंड वो सब हो गया था। एंड जो जिसका डर था बेसिकली वही हुआ, जो जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वही हुआ। बस एक चीज जो उसमें, यानी इफ वी लुक एट दैट, ऑब्वियसली वो इंसिडेंट बहुत खराब था। बस उसमें एक चीज जो सभी लोगों ने बोली कि जो चीज, एक चीज उसमें अच्छी हुई कि मैं डायरेक्टली, मेरा हेड ऑन हेड इम्पैक्ट ट्री के साथ नहीं हुआ। अगर मैं ट्री के साथ डायरेक्टली हेड ऑन हेड इम्पैक्ट होता तो मे बी आई माइट हैव बीन नॉट देयर टुडे। तो वो एक यानी चीज हुई। बट द अदर थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट वाज कि मुझे चेहरे पर तो इंजुरीज थी, मेरी नेजल बोन भी फ्रैक्चर हो गई थी, बट उस समय पे मेरा कोई भी यानी आईज को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। दे वर कंप्लीटली फाइन, आई कुड सी थ्रू माई आईज। बट सडनली, लाइक जब सारे फिर लाइक आई वाज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। हॉस्पिटल इन्फेक्शंस एंड ऑल। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल में सर्जरीज वगैरह हुई, सब हुई। एंड उसके बाद में लाइक डिस्चार्ज वगैरह भी है ना, हो गया था। बट इमीडिएटली अ डे और टू आफ्टर द डिस्चार्ज आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि यानी जहाँ पर मुझे प्लास्टर लगा है ऑन माय फेस, सो ऑन माय फेस अभी जिस शेप में मेरे स्कार्स नजर आ रहे हैं, इट्स मोर लाइक उल्टा वी जैसा, या फिर ए के फॉर्म में आप बोल सकते हो। तो उसी फॉर्म में मुझे डायनाप्लास्ट लगाया था। अच्छा। एंड सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि वो जो इन्फेक्शन हुआ भी, वो कहीं और हुआ ही नहीं। मुझे इवन मेरे हेड पर भी इंजुरी थी, बिकॉज ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ लाइक व्हेन आई फेल ऑन द ग्राउंड। तो लेकिन वहां पर भी मुझे कहीं पर भी वो इन्फेक्शन फैला नहीं। बट जो भी इन्फेक्शन फैला वो बस उसी रीजन में फैला जहाँ पर मुझे वो डायनाप्लास्ट लगाया गया था। अच्छा। सो वी स्टिल सस्पेक्ट व्हाट एग्जैक्टली द कॉजेस, यानी क्या वो जहाँ पर मैं गिरा था वहां से कहीं धूल मिट्टी जो यानी रह जाती है, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं वो होती तो है। अगेन हॉस्पिटल इग्नोरेंस सॉर्ट ऑफ ही हुआ ये। हाँ, दैट इज मोर ऑफ अ हॉस्पिटल इग्नोरेंस ओनली। यानी काफी यानी चीजों में नेग्लिजेंसी होती गई। एंड उस सिचुएशन में भी ऐसा भी था कि अब इवन माय पेरेंट्स, लाइक वो जा जाकर देख नहीं सकते थे ना कि सारी चीजें बराबर हो रही है नहीं हो और रही है बहुत बार करके। वो सिचुएशन भी नहीं रहती है राइट। उस टाइम पे लाइक फैमिली कंप्लीटली ट्रॉमा में रहती है ना कि सडनली क्या हो गया, द वर्ल्ड चेंज कंप्लीटली अपसाइड डाउन, ऐसे पूरी उल्टी पुल्टी हो गई भाई दुनिया। अभी सर एक्सीडेंट हो गया, बट एक्सीडेंट में जैसे कि आप बोल रहे थे कि आंखें नहीं गई थी, यू कुड फील एवरीथिंग, आप सब देख सक रहे थे। करेक्ट। तो आंखें क्यों गई? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सीडेंट में आता है, अगर फेस को भी लगता है तो आंखें तो अंदर रहती है, तो एकदम से डैमेज नहीं होती। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आंखें खोनी पड़ी? तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि काफ़ी जगह यानी नेग्लिजेंसीज हुई थी, यानी फ्रॉम जो मेडिकल स्टाफ था उनके तरफ से। जैसे यानी मुझे जो मेरी सर्वाइकल बोन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो वहाँ की जो C6 वर्टिब्रा है, तो C6 वर्टिब्रा में मुझे लिटिल फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर ने सोचा कि रादर दैन डूइंग अ सर्जरी ओवर इट, उसको स्टेरॉइड्स के थ्रू ठीक कर देते हैं, स्टेरॉइड्स देके। तो मुझे स्टेरॉइड्स काफ़ी दिए गए एंड वेरी हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स वेर गिवन। बट स्टेरॉइड्स दे रहे ठीक है, बट डॉक्टर्स ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो उसको टेपर भी करना चाहिए, यानी धीरे धीरे आप स्टेरॉइड्स का जो डोजेज है उसको कम करना चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने जो लोअर मेडिकल स्टाफ होता है उनको इन्फॉर्म नहीं करी। तो अब जो स्टेरॉइड्स का डोज मुझे हाई डोज चल रहा था डे 1 से, वही वो लोग देते गए। एंड इवन वी वेर अनअवेयर कि भाई एग्जैक्टली हमको डोज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं ना कि डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो
वहां पर हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरी इम्यूनिटी इमेंसली सप्रेस हो गई। यानी इट वाज लाइक कंप्लीटली कि इम्यूनिटी खत्म ही हो गई थी मेरे बॉडी में। और उस रीजन से क्या हुआ कि जो प्रॉपरली, यानी जो मेरे वुंड्स थे जो प्रॉपर क्लीन नहीं किए गए थे आफ्टर द एक्सीडेंट एंड ऑल, यानी जो मेरी फेस से यानी काफी ब्लीडिंग हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने क्या किया था कि इमीडिएटली स्टिचेस लगा दिए थे ब्लीडिंग रोकने के लिए। बट फर्स्ट केस उनको पहले पूरा क्लीन प्रॉपरली करना चाहिए था, ताकि अंदर कोई भी यानी डर्ट पार्टिकल्स या कुछ ना रहे। तो वो चीज़ एक नेग्लिजेंसी हो गई। उसके बाद ये स्टेरॉइड्स वाली नेग्लिजेंसी हो गई, जिससे मेरी इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस हो गई। तो उससे उस समय पे यानी इन 2014 हमारे नागपुर में बहुत ही रेयर मेडिकल स्टाफ था जिनको आइडिया था अबाउट म्यूकरमाइकोसिस, which we in Experiencing. normal terms we call it as black fungus। यानी अब ये जो जी, कोरोना कोरोना के के टाइम टाइम पे पर काफी बहुत ये बात हुआ हुई था, राइट? उसकी, तो लेकिन वो 2014 में उसके बारे में किसी को नहीं पता नहीं था। आइडिया वो था, 5-6 साल बाद कोरोना जब आया राइट। उसके और उस वो टाइम। कोरोना में भी क्यों लोगों को पता चला, जब कोरोना में लोगों को काफी मेडिकेशंस दिए गए। और स्टेरॉइड्स सेम हाँ, सेम सेम इशू था, राइट, सेम कि इशू था। स्टेरॉइड्स और काफी मेडिकेशंस की वजह से लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस हुई। एंड देन Then म्यूकरमाइकोसिस को बेसिकली वो एक हेल्दी हेल्दी एटमॉस्फेयर। होस्ट मिल जाता हाँ है जी, यस। फीड करने के लिए, कि इसकी तो इम्यूनिटी कम है और इस पर हम अच्छे से फीड भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं था ऊपर से, जो वुंड्स क्लीन नहीं किए गए थे। तो इट वाज मोर ऑफ अ वेरी ऑप्टिमम एनवायरनमेंट उस म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस व्हाट वी कॉल उसको फैलने के लिए। तो वो ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन था, वो मेरी नोज के थ्रू मेरी दोनों आईज की तरफ स्प्रेड होने लग गया। एंड दिस स्टार्टेड हैपनिंग लाइक 1 or 2 days जस्ट आफ्टर द डिस्चार्ज, ऐसा। बट ये कितने दिन बाद, आपके एक्सीडेंट के कितने दिन ये बाद एक्सीडेंट के ऑलमोस्ट 15 to 20 days के बाद की बाद बात। वो स्टार्ट हुआ? यस यस। बाप रे, हमें तो सो ध्यान में नहीं आया। ऑलमोस्ट 15 to 20 days हो गए थे, तब तक के कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 15-20 days लेटर, फिर आई मीन आई हैड टू कंटिन्यू माई लाइफ एज वेल, राइट। तो मैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं रह सकता था। तो फिर वहाँ पर यानी घर पे फिर आया, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे से मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे प्लास्टर लगा है वहाँ पर मुझे थोड़ा हैवी हैवी फील हो रहा है। अच्छा। तो आई वाज लाइक, मैंने पेरेंट्स को भी बताया। माय बोथ मॉम एंड डैड, बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स एज वेल। तो मैंने उनको भी बताया कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो इन द इनिशियल फेज उनको भी इतना सस्पेक्ट नहीं हुआ कि कुछ ब्लैक फंगस जैसा कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा या कुछ। उनको लगा कि मे बी सर्जरी की वजह से या प्लास्टर लगाने की वजह से नेक्रोसिस जैसा कुछ हो रहा होगा। बट यानी फिर धीरे धीरे मुझे पेन बहुत बढ़ते गया, एंड मुझे ऐसा फील होने लग गया आफ्टर अ डे और टू कि एज इफ मेरे चेहरे पर वगैरह एज इफ कि लाइक थाउजेंड्स ऑफ केजेस ऑफ स्टोन्स रखे गए हैं। अच्छा। मुझे ऐसे बट फीलिंग आने दिख लगी बिल्कुल थी। प्रॉपर रहा था ये भी हाँ टाइम पे आपको? हाँ, दिख रहा था, बट स्लोली दैट विजन वाज गेटिंग डिमिनिश्ड। अच्छा, ब्लर हो रहा था हाँ, कि? ब्लर हो रहा था। अच्छा। तो बट वो ब्लर भी ऐसा मुझे लगा कि माइट बी पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हैवी मेडिकेशन, होता है ना कि काफी ज्यादा दवाइयों के वजह से वीकनेस आ रही होती है। तो मुझे लगा कि मे बी उस वजह से हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियल 1-2 days यानी हमने ट्राई किया कि लाइक चीज़ों को यानी घर के घर में वो कैटर कर पाए। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो मुझे दिखना बहुत ही कम हो गया। अच्छा। तो देन एंड तब तक के मेरा फेस वगैरह जो था वो काफी ज्यादा स्वेल हो गया था। अच्छा। लाइक मेरे चीक्स हो गया, हेड हो गया, एरिया जो मेरे ईयर के आजू बाजू का एरिया है वो भी ऐसे स्वेल हो गया था। तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार अगर नेक्रोसिस भी अगर हो रहा है तो ये ऐसी स्वेलिंग तो नहीं होती है इतनी ज्यादा। तो फिर हमने इमीडिएटली रश किया, वापस नागपुर में आए, जो यानी हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। वापस वहाँ पर इमीडिएटली रश किया,
अब द डॉक्टर वॉज सपोज टू टेक अ लुक एट मी इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जो उन्होंने मुझे कहा गया था। एंड तब तक के भी मुझे हल्का हल्का ब्लड विजन था, अच्छा। इट वॉज नॉट लाइक कंप्लीट जीरो। अच्छा। बट बाय द टाइम लाइक इवनिंग हो गई थी, तब तक के मुझे ऑलमोस्ट दिखना बंद हो गया था। एंड द प्रॉब्लम वॉज द डॉक्टर हु वॉज सपोज टू केटर टू मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे देखने के लिए आए शाम में, और शाम तक के सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड लॉस्ट माई विजन। उन्होंने सारी चीज़ें जो भी प्लास्टर वगैरह लगा था सब निकाल के देखा, सब देखा। एंड वो वही बोल रहे थे कि आपने ये पहले निकाला क्यों नहीं। बट रैदर देन क्वेश्चनिंग अस, उनको ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लास्टर कब निकालना है और कब नहीं। लाइक आई एम नॉट द डॉक्टर, राइट। एंड वहाँ पर जो लोग थे, they are going to follow your orders because you are their head right now. I am under observation, यानी आपके अंडर में मैं ऑब्जर्वेशन में हूँ। तो वहां पर वो चीज और एक फर्दर नेग्लिजेंसी हो गई उसके आगे। तो ये ऐसे चेन ऑफ नेग्लिजेंसीज होती गई एंड इवेंचुअली एज आई मेंशन कि इवनिंग होते होते फिर मेरी कंप्लीट विजन लॉस हो गई। एंड उसमें भी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें फिर डॉक्टर ने ट्राई करी, ये एंटी फंगल लगा के देखो, ये एंटीबायोटिक लगा के देखो, काफी हायर एंटीबायोटिक्स लाइक, सब यानी एक्सपेरिमेंट्स हाँ, चलते ट्राई एंड हिट मेथड चालू था उनका कि ये लगा के देखो कुछ इससे रिकवर हो जाए कुछ। बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। देन यानी मेरे काफ़ी जो रिलेटिव्स वगैरह है, माय मौसा जी एंड ऑल, ही इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम जीएमसी नागपुर। तो उनके भी काफ़ी जो नागपुर के स्पेशलिस्ट लोग यानी डॉक्टर्स हैं, वो उनके फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने लाइक इमीडिएटली ही रश्ड फ्रॉम पुणे टू नागपुर, वो फ्लाइट में बैठ के पुणे से नागपुर है। एंड उन्होंने फिर अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, सब लोगों ने आकर देखा। बट इवन दो स्पेशलिस्ट, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को वो सस्पेक्ट नहीं हो पा रहा था कि ये ब्लैक फंगस हुआ है करके। अच्छा। यानी ऐसा था कि कुछ तो इन्फेक्शन है, बट एग्जैक्टली क्या है नोबडी वाज एबल टू फिगर इट आउट। देन वन ऑफ वेरी सीनियर डॉक्टर वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने थोड़े सिम्टम्स को भी थोड़ा सर्च किया एंड थोड़ा इधर उधर बात करी उनके फ्रेंड से। तब उनको कहीं ना कहीं यानी एक डाउट हुआ कि दिस इज मोस्ट प्रोबेबली अ फंगल इन्फेक्शन विच वी डोंट रेगुलरली सी, इट इज़ वेरी रेयर, ऐसा है। तो फिर उन्होंने मेरे जो सैंपल्स थे वो भेजे उसके लिए, जो हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो सैंपल्स वगैरह भेजे। फिर जब सैंपल्स का रिपोर्ट वगैरह आया एंड उसके जब सिम्टम्स एंड ऑल सब वेरीफाई किए, तब उन्होंने बताया कि it's a like black fungus and it is very rare infection, and it's like in a millions or like लाख 10 लाख में एक को होता है करके, it's very rare. And the problem that he clearly mentioned was कि if not treated quickly, अगर इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया इसके इनिशियल फेज में, so it is almost difficult to even save the patient's life. तो इसीलिए उन्होंने इमिडिएटली एडवाइस किया कि आप यहाँ पर नागपुर में बिल्कुल मत रुको, क्योंकि इस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही हाई लाइक लेवल ऑफ ये चाहिए होता है, हाई लेवल ऑफ जो क्या बोलते हैं उनको, टेक्नोलॉजी जो होती है टू ट्रीट दोज इन्फेक्शंस, जैसे एंड दोज वेर अवेलेबल। यानी उस टाइम पे इन 2014 महाराष्ट्र में दो जगह पर अवेलेबल था, एक पुणे में दीनानाथ मंगेशकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड एक अपना मुंबई का लीलावती, विच एवरीबडी नोज। तो वहाँ पर था। तो पुणे में लाइक माई आंट स्टेज देयर, मेरी मौसी वही रहती है पुणे में। तो देन वी डिसाइडेड कि जो पुणे का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दीनानाथ मंगेशकर में, वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो मुझे रातों रात लाइक एयर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे रातों रात वहीं पर लाइक बाय रोड एम्बुलेंस आई वॉज शिफ्टेड ऑन सैटरडे, और मैं संडे की अर्ली मॉर्निंग को वहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर में पहुँचा। एंड वहाँ की टीम इतनी अच्छी थी कि एज सुन एज दे रियलाइज्ड कि
दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन। उनकी सारी जो टीम थी डॉक्टर्स की वहाँ पर, एंड इवन जो लोग यानी अपने घर में थे, दे रश्ड टू द हॉस्पिटल टू कैटर टू मी। तो वहाँ की जो टीम थी उन्होंने काफ़ी फिर चीज़ें देखी वगैरह, बट इवेंचुअली रिजल्ट वही था। उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप आंखों को बचाने के चक्कर में जाओगे तो आप इसकी जान खो दोगे। तो आपके पास अभी एक डिसीजन है जो आपको लेना है, कि या तो आप ट्राई करते रहो उसकी आंखें बचाने के लिए, या तो फिर यू लिव विद द फैक्ट कि अभी वो ब्लाइंड हो जाएगा, बट एटलीस्ट ही विल बी अलाइव। वो आप अच्छा, लोगों के सामने रहेगा बट वो देख नहीं पाएगा। लेकिन ये चीज जब आपको पता चली, क्योंकि पेरेंट्स को जब पता चलती है तो हम्म, वो तो बहुत शैटर्ड रहते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी। ये आपको, तो आपका रिएक्शन किस तरह था या पेरेंट्स का क्या कॉन्वर्सेशन रहा उस टाइम पे आपके साथ? इनिशियली लाइक मुझे तो वो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरी आईज पर वगैरह यानी पट्टी वगैरह ही हम्म, बंधी रहती थी, हम्म, क्योंकि यानी डिब्रॉयमेंट वगैरह जो चीक्स वगैरह का भी डिब्रॉयमेंट किया था। इन्फेक्शन जहाँ जहाँ फैला था हम्म, वहाँ वहाँ की जो स्किन वगैरह थी, मसल थे, उनको कट करके निकालना पड़ा था, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इज सच ए इन्फेक्शन जिसको आप डेड नहीं कर सकते हो। हम्म, यू कैन ओनली स्टॉप इट्स ग्रोथ, हम्म, एंड वो जहाँ जहाँ पर फैला है उस पार्ट को आप रिमूव लाइक रिमूव कर कर सकते हो, सकते हैं। बट आप उस इन्फेक्शन को मार नहीं सकते हो। हम्म, तो इसीलिए लाइक मेरे यहाँ पर चीक्स वगैरह पे एंड फेस पर लाइक पट्टी वगैरह ही थी। तो मुझे उतना रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वेदर लाइक मेरी क्या हुआ? आईज है नहीं है, हम्म, क्या सिचुएशन है, नॉट एट ऑल। एंड ड्यूरिंग न्यू ईयर का टाइम था, लाइक माई एक्सीडेंट हैपेंड अराउंड 9th of November 2014। एंड दस उसके साल हो बाद जाएंगे अभी। हाँ तो अभी फिर उसके बाद 2014 के बाद में फिर जब न्यू ईयर आ रहा था हम्म, अराउंड दिसंबर एंड इनिशियल जनवरी फर्स्ट वीक, तो उस टाइम पे फिर जो दीनानाथ मंगेशकर के डॉक्टर्स थे, फिर उन्होंने लाइक पेरेंट्स वगैरह और बाकी की भी जो मेरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, सबसे कंसल्ट करके सबने मिलकर यही डिसाइड किया कि लाइक आंखें गई तो गई, बस हमारा बेटा बचना बच चाहिए। रहना चाहिए। तो ये मुझे तभी भी नहीं पता था। हम्म, मुझे बस इतना पता चल रहा था कि हाँ मेरी कुछ तो सर्जरीज हो रही है, हम्म, एंड डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं कि मुझे ठीक करने का। हम्म, बट एक डे ऐसा था कि जो कंसल्टेंट्स जो होते हम्म, हैं डॉक्टर्स भी, तो उन्होंने सारे घर वालों को और सभी को बता के रखा था कि उसको आप ऐसे इमिडिएटली मत बताना कि क्या हुआ है उसके साथ, कि अभी वो कभी देख नहीं पाएगा। तो बट वन फाइन डे लाइक मेरे फादर ऐसे कि वो बिलीव करते हैं कि अगर किसी चीज़ से फाइट करना है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। हम्म, आप कब तक के चीज़ों को छुपा के छुपा के रखोगे, रखेंगे, राइट? वेरी राइट। तो इसीलिए फिर जब यानी मैं उधर वार्ड में एडमिट था, आई वॉज इन अ प्राइवेट वार्ड एडमिटेड, एंड तभी उस समय पे रूम में कोई भी नहीं था। इट वॉज जस्ट मी एंड माई फादर। तो उस समय पे यार लिटरली आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि पापा की वॉइस ऐसे शेक हो रही थी, हम्म, यानी उनके लिए इट वॉज वेरी हार्ड टू टेल टेल यू। दैट टू मी। बट उन्होंने फिर भी हिम्मत करके मुझे बताया कि बेटा देख, अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, एंड दिस इज द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ अस विल हैव टू एक्सेप्ट। अभी हम सभी को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, और यही अभी लाइफ है आगे, और हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा करके। देयर इज नो टर्निंग बैक। द ओनली गुड थिंग इज कि तू हमारे साथ है, ऐसा। तो एट दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट, सो आई वाज कंप्लीटली शेकन। आई वाज लाइक, हैं आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी, मुझे मुझे तो अभी भी फील हो रहा है कि मेरी आईज है करके। And you're just 18 that time, 18 years या old. नॉट इवन 18, आई वाज जस्ट 17। 17, my या God. तो आई वाज लाइक कि मुझे तो लेकिन अभी भी फील हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं, वो तुझे सर्जरी हुई है इसलिए तुझे वहाँ पर थोड़े सेंसेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, बट इन द एंड ऐसा है कि जो इन्फेक्शन था
वो तेरी आईज में भी फैल गया था एंड इट वाज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स योर ब्रेन। और अगर जो वो हमारी ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन होता है विद आवर ब्रेन, so that infection was only around 1 to 1.5 centimeters away from the from the region where it could enter my brain। तो ब्रेन को ऐसा समझ लो पहुंचने से बस वो 1-1.5 सेंटीमीटर दूर था। एंड डॉक्टर ने फिर उस सिचुएशन पे उस मोमेंट पे सर्जरी करके वो कर दिया, यानी वो कनेक्शन कट कर दिया बेसिकली विथ माय ब्रेन। उस ऑप्टिक नर्व को वहां से कट कर दिया एंड देन बोथ ऑफ माय आईज हैड टू बी ई न्यूक्लिएटेड बिकॉज वो इन्फेक्शन यानी मेरे आईज में और ऑप्टिक नर्व में फैल चुका था। और अगर उनको ई न्यूक्लिएट नहीं करते तो वो मेरी फर्दर और बॉडी पार्ट्स में फैल सकता था, लाइक हेड में बोलो या फिर इवन अदर फेस के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर वो इन्फेक्शन फैल सकता था। तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे पापा ने उस समय उस मोमेंट पे बताई एंड आई वाज लाइक completely shaken। at the same time it was very unbelievable for me, यानी मैं completely like silent हो गया था कि like how do I react to this, कि मैं अभी क्या रिएक्ट करूं, वेदर आई यानी मैं खुशी दिखाऊं कि चलो एटलीस्ट मैं जिंदा बच गया, या फिर मैं इस चीज के लिए शॉक्ड होके लाइक कैसे रिएक्ट करूं कि जो एक मोमेंट पहले मेरी लाइफ थी वो विद इन अ मोमेंट, यानी आप सोचो वो जो एक्सीडेंट का मोमेंट था। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं अभी भी काफी लोगों को बताते रहता हूँ कि आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल हूं मैं कि हेलमेट नहीं पहनने की वजह से क्या हो सकता है, राइट। इवन दो मैं पीछे बैठा था, ना जो पर्सन आगे बैठा था उसने हेलमेट पहना था ना मैंने पहना था, क्योंकि लाइक रामटेक है, छोटा टाउन है, कौन इतना ध्यान देता है, वो सिचुएशन हो जाती है ना। लेकिन वो बस एक मोमेंट, राइट, क्योंकि उस समय जो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मेरे जो इंजुरीज हुई वो मेरे फेस पर हुई। तो अगर मैं उस समय हेलमेट पहनकर होता तो शायद ऐसे कुछ होता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा शायद मुझे छोटी मोटी इंजुरीज आती या कुछ होता, बट इतना मेजर तो बिल्कुल नहीं होता। और अभी सर एक चीज और, जैसे पिछले बार मैंने बात की थी तो मुझे नहीं पता था आपका एज क्या था। उसके बाद लाइक 17 के एज में ये सब होना, और उसके बाद ऑल योर स्टडीज Yes, yes. आपकी पूरी पढ़ाई आपने फिनिश की। मीन्स सी एक्सीडेंट होना, शायद किसी और के साथ ये चीज होती, ये सब चीजों से जिस पे आप गए, आपके पेरेंट्स गए, अभी भी वो ट्रॉमा रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप यू आर 17 years old, 17 यार, इट्स अ टाइम व्हेन बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। और वहां पे से खड़े होके इंजीनियरिंग करना जो आप और उसके बाद ये 10 साल में आपने आपकी एक पहचान, एक जगह बनाई है ये सोसाइटी में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने ना देखते हुए पूरी दुनिया आप देख रहे हैं। लोगों का एक साधा कोई चीज या कुछ सब ठीक रहता है, छोटी सी एक आधी दिक्कत आती है तो पीछे हट जाते हैं लोग करने से, है ना। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे आप में लगा कि एक इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो जाने के बाद आप आगे बढ़ते रहे। ये बहुत इंस्पिरेशनल है आपके बारे में, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कैसी जर्नी रही आपकी इंजीनियरिंग में और कितनी सारी दिक्कतें आई वहां पे? तो जैसे कि अभी लाइक लाइफ तो चेंज हो गई थी और इतना तो पता था कि चैलेंजेस तो बहुत आने वाले हैं। तो मेरे चैलेंजेस लाइक जब से ऐसा समझ लो कि फ्रॉम द डे जब मेरी यानी विजन चली गई थी तब से ही चैलेंजेस का पार्ट चालू हो गया था। एंड जैसे ही फिर मैं यानी डिस्चार्ज वगैरह हुआ हॉस्पिटल से, आई वॉज लाइक यानी मैं मौसी के घर पे रुका था। तो वहाँ पर पुणे में आई वॉज ट्राइंग कि मैं खुद को ये सारे जो रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस होती है कि उसके थ्रू गो थ्रू करूँ। और पहले से मैं एक लाइक टेकी पर्सन था, आई वॉज वेरी टेक सेवी फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लाइक एक अच्छा फ़ोन लेना चाहिए और आई शुड ऑल्सो गेट माई सेल्फ ट्रेंड इन लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड स्टफ, कि एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि बिना देखे भी कैसे कर सकते हैं, राइट।
क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था, बट यानी एक दो बार कहीं पर ऐसे ऑनलाइन बोलो या फिर पेपर में वगैरह मेरे सिस्टर ने, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि अरे यानी ऐसी भी संस्थाएं है ब्लाइंड लोगों के लिए, और वो ऐसे कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं वगैरह, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो यार, अभी यानी वैसे भी मेरी और फर्दर सर्जरीज होनी ही थी, राइट। तो पुणे, जैसे मेरे पुणे में और फर्दर सर्जरीज होनी ही थी, तो मुझे पुणे में और कुछ यानी ऑलमोस्ट 8-10 महीने तो वैसे भी रुकना ही था, क्योंकि मेरी हर 3 महीने के गैप में सर्जरीज होनी थी फेस की। तो आई वॉज लाइक कि चलो इतने टाइम में मैं एटलीस्ट देख के तो आता हूँ कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में एक ब्लाइंड सेंटर है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लाइंड लोग आते हैं अपना पढ़ाई वगैरह करेंगे कंप्यूटर पर वगैरह। तो मैं जस्ट वहाँ पे जाने लगा, और वहाँ पर बस उनके बीच में बैठकर बस उनको ऑब्जर्व करता था कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर एक शांतनु करके सर भी थे, शांतनु सर, और एक धनंजय भोड़े सर करके थे। तो धनंजय भोड़े भोड़े सर वॉज बेसिकली, वो पूरा हैंडल करते थे वो ब्लाइंड सेंटर, और शांतनु सर ही वॉज मोर लाइक, यानी वो सबको ट्रेन करते थे अच्छा। कि कैसे करना है, क्या करना है करके। तो मैंने बस उनको वही रिक्वेस्ट किया कि मैं अभी आके देख तो रहा हूँ यहाँ पर सबको, बट क्या आप मुझे जस्ट फॉर माई लाइक हेल्प, क्या आप मुझे वो सिखा सकते हो कि लाइक कीबोर्ड को कैसे आप यूज़ कर रहे हो विद दिस सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है इसको कैसे ये करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई कि तुझे, वो बोले कि तुझे तो पता है सब कि कंप्यूटर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उन्होंने बस मुझे फिंगर प्लेसमेंट बताया कि कीबोर्ड पे कैसे फिंगर रखना है और टाइपिंग कैसे करना है। तो वो मुझे बस रोज़ एक ही टास्क देते थे कि तू रोज़ मुझे एक ऐसे ये लिख, खुद के लिए लिख, खुद ही सेव कर, और तू बस रोज़ ऑब्जर्व कर कि तेरी स्पीड डेली कैसे इम्प्रूव हो रही है। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते, यानी एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ही मैं काफ़ी प्रोफिशिएंट हो गया उसमें। एंड वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि अरे तूने तो काफ़ी जल्दी सीख लिया। तो मुझे भी वो था कि यानी मेरा ऐसा है कि मैं चीज़ों को ग्रास्प जल्दी कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन ये जब चल रहा था फिर 3 महीने में सर्जरी, हाँ। फिर तो ये तो एक बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी लग रहे थे, लेकिन यस यस। ये अभी सर ये बहुत बड़ा जज्बा होता है, पता है क्या, आपको पढ़ना है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज बन जाता है बहुत सारे लोगों के, मेरे पास तो, और ये जिंदगी भर लोग सिंपथाइज करते हैं चीज को, लोगों ने तो मुझे लिटरली, यानी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, एंड जो भी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है सभी को, जो भी मिलते थे वो यही बोलते थे कि अरे उसको बोलो कि कुछ आर्ट्स या कॉमर्स कर ले, उसके लिए इजी रहेगा। बट मैं स्टार्टिंग से आई वॉज फर्म कि मुझे साइंस छोड़ना नहीं है, बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई और स्टूडेंट्स ऐसे है कि नहीं है जिन्होंने साइंस यानी कंप्लीट किया होगा बीइंग ब्लाइंड। बट मैंने मेरे पेरेंट्स को, यानी मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे एक दो बार, यानी ऐसा होता है ना पीयर प्रेशर टाइप, तो उन्होंने भी फिर एक दो लोगों ने काफ़ी उनको फोर्स किया कि उसको समझाओ कि कुछ आर्ट्स कॉमर्स कर ले। तो उन्होंने भी मुझे एक सजेशन दिया कि अरे नागपुर में ही कुछ आर्ट्स कॉमर्स के कॉलेज में तू वो ज्वाइन करके 12th कंप्लीट करके तेरा एजुकेशन कंप्लीट कर ले, अपन कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। बट आई वॉज फर्म कि नहीं, मुझे साइंस नहीं छोड़ना है। तो फिर उन्होंने जब देखा कि नहीं, कि आर सन इज डिटर्मिंड, यानी हमारा बेटा काफ़ी डिटर्मिंड है कि नहीं उसको छोड़ना नहीं है साइंस की स्टडीज़, तो उन्होंने भी फिर मुझे कंप्लीट सपोर्ट दिया कि ठीक है, तुझे जो करना है वो कर। तो मैं जिस स्कूल में 12th, यानी मैंने जहाँ पर स्टार्ट हुआ था मेरा 2014 में, तो वहाँ पर आई वेंट बैक अगेन। बट उनको ऐसा था कि आई वॉज द फर्स्ट ब्लाइंड चाइल्ड उनके लिए भी, तो दे वेर कम्प्लीटली अनअवेयर। तो क्या उन्होंने करना भी चाहिए। बोला कि उन्होंने भी इनिशियली हाथ खड़े कर दिए थे कि लाइक अच्छा। हमको नहीं पता कि लाइक क्या कर सकते हैं, तो मे बी लाइक आप, यानी उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप इसको देख लो कहीं और वगैरह अगर एडमिशन होता होगा तो, क्योंकि हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो फिर मैंने नागपुर में भी जो कुछ अदर ब्लाइंड लोग थे, एक राजेश आसुदानी करके सर है,
ही इज हाँ, करंटली जनरल मैनेजर इन आरबीआई। अच्छा। तो ही इज ऑल्सो ब्लाइंड। तो मैंने उनसे बीच में एक दो बार बात करी थी। हम्म, तो मैंने उनसे जाके एक बार आरबीआई ऑफिस में जाके मिल के आया। हम्म, उनको मैंने सिचुएशन बताई कि करंटली मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है साइंस में, हम्म, बट मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और उन्हीं के एक सबॉर्डिनेट थे आरबीआई में, हु हैड रिसेंटली जॉइंड देयर एज अ मैनेजर, हम्म, हु वाज आल्सो ब्लाइंड, जयराम करके नाम था उनका। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अरे तू कौन से स्कूल में ट्राई कर रहा है। तो मैंने बोला कि मैं मेरी ही स्कूल में, जहाँ से मैं यानी बचपन से मैं जिधर पढ़ा था मैं उसी स्कूल में जा रहा हूँ। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल था मौदा में। हम्म, तो उन्होंने बोला कि अरे वहाँ पर तो मेरे एक कलीग है करके, जिनके साथ मैंने स्टडी करी थी। तो वो बोले कि रुको मैं उनसे बात करता हूँ। तो वहाँ पर अरविंद ईरानी सर करके थे। तो उन्होंने उनसे बात किया और उन्होंने बोला कि अरे ये एक ऐसा कैंडिडेट है, तो आप अपने जो स्कूल स्कूल के जो लीडरशिप है उनसे आप बात करो और उनको कन्विंस करो कि इसको एडमिशन देने के लिए। वो अपनी स्टडीज़ कर लेगा, बस आप उसको उसकी जो ट्वेल्थ है वो कंप्लीट करने दो। तो फिर स्कूल वालों के साथ वगैरह बात किया, थोड़ा स्कूल वगैरह, स्कूल के जो यानी टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, उनसे बात करके उनको भी समझाया कि लाइक पढ़ाई कर सकते हैं, यानी ब्लाइंड लोग जो है वो लोग भी साइंस की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उसको रोको मत, आप बस अपने तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है उतना दो, एंड देन ही विल टेक इट फ्रॉम देयर, ऐसा। तो फिर मैं वही करते गया। बट फिर मेरा ऐसा था कि स्कूल में मेरी स्टडीज उतनी इफेक्टिवली हो नहीं पा रही थी, क्योंकि स्कूल में कैसा एक लिमिटेड टाइम होता है, आप इतने टाइम से इतने टाइम ही पढ़ सकते हो और फिर खत्म। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कोचिंग मिल पाए। तो मुझे ना रामटेक में कोई कोचिंग देने के लिए तैयार था, इवन मुझे नागपुर में भी कोई कोचिंग देने के लिए तैयार नहीं था जेडबलई के लिए, और मुझे जेडबलई की प्रिपरेशन करनी थी। बट इधर उधर बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने कैसे तो भी होम ट्यूशंस जो लेते हैं, ऐसे मैंने दो तीन टीचर्स ढूंढे जो मुझे यानी नागपुर में दे सके, ये होम ट्यूशंस जैसे दे सके। तो अब रामटेक से नागपुर आना वॉज अ वेरी ग्रेट चैलेंज। तो मैं ऑलमोस्ट आप समझो डेली का ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स, लाइक 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना, मेरा डेली का 120 किलोमीटर्स ट्रैवल होता था। और मुझे डेली ट्रैवल करके जाना, फिर अपनी पढ़ाई करना और फिर वापस आना। उसमें भी चैलेंजेस ये थे कि इनिशियली कुछ एक दो टीचर्स ने स्टार्टिंग में फीस तो ले ली, फिर बाद में वो उन्होंने छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए। और मैं उनको कॉल ही करते रह गया कि अरे सर मैं आया हूँ, आप कहाँ हो। आप आके भी वो नहीं आ हाँ, रहे थे, माय गॉड। तो उन्होंने बोला कि अरे मैंने तो नागपुर छोड़ दिया या कुछ, यानी एनीथिंग, एटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म। इन्फॉर्म, राइट। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और वो चले गए। और फिर बाद में फिर और एक सर थे, उनके साथ तो ऐसा होता था कि मैं फिजिक्स के क्लास के लिए उनके पास जाता था। तो उनके पास में और दूसरे स्टूडेंट्स भी आते थे। तो इनिशियली तो वो मुझे अकेले पढ़ाते थे, लाइक होम ट्यूशन की तरह। बट फिर उन्होंने बोला कि तू बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठने लग जा, मैं तेरा करा दूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, मेरी उतनी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स के बीच में बैठूंगा तो मैं वो करने लग गया। बट वो मेरा वो होता था कि हर बार बस चीज़ें रिपीट हो रही थी। और काफ़ी बार ऐसा होता था कि जब स्टूडेंट्स नहीं आते थे, तो मैं रामटेक से नागपुर ट्रैवल करके आता था, और मैं सर को बोलता था कि सर कम से कम 1 घंटा आप मुझे पढ़ा दो, मैं इतने दूर से आया हूँ। तो वो मुझे बोलते थे कि अरे अभी कोई नहीं आया, तू वापस चले जा। तो मैं लिटरली उतना रामटेक से नागपुर आकर, मैं बिना पढ़े उनके दरवाजे से वो मुझे वापस भेज देते थे। एंड वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय पे मेरे ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे। तो फिर बाद में आई गेस इट वाज अराउंड जनवरी और समथिंग, और दिसंबर, हाँ दिसंबर एंड या जनवरी की स्टार्ट। और उसी टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर मुझे जेडबलई तो बाद में की बात है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं बोर्ड्स भी प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने रामटेक में ही मेरे जो भैया वगैरह है, जिन्होंने रिसेंटली यानी ट्यूशन्स लेना स्टार्ट वगैरह किया था, तो फिर मैंने भैया को बोला, यानी पास के भैया थे, तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं,
तो उनको भी यानी वही चैलेंज था कि अभी सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं तुझे कैसे पढ़ाऊँ। तो मैंने बोला कि आप बस आओ, आप मुझे बुक्स में जो कंटेंट है वो मुझे आप रीड करके बताओ एंड वील फिगर आउट समथिंग। तो भैया मुझे फिजिक्स का पढ़ाने लग गए, और एक सर थे प्रताप सर, जो मुझे बचपन में यानी मैथ्स वगैरह की कोचिंग देते थे। तो मैंने सिमिलर उनसे रिक्वेस्ट करके कि आप कैसे भी करके सर टाइम निकालो, मैथ्स और प्लीज़ मेरे लिए रात में, तो भी वो रात को मेरे घर में ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे आते थे, और मुझे उतने रात को वो यानी पढ़ाते ट्यूटर करते थे। अच्छा, ये तो पूरा जो चैलेंजेस आपने फेस किए वो, हम्म। फिर बाद में जॉब, अभी जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं। अभी नहीं, तो इसमें एक चीज़ जो थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा इंजीनियरिंग के टाइम की। हम्म, तो जब मैंने यानी एग्ज़ाम दी, मैंने जेडब्ल्यू मेंस भी क्लियर कर दी थी, हम्म, बट मैं जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यानी ये जो मुझे कोचिंग नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने इतना खुद को प्रिपेयर करा था कि मैंने जेडब्ल्यू मेंस तो मैंने क्लियर कर दी थी, एंड मेरा यानी वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी हो गया था इन सूरत। तो फिर वहाँ पर जब गया सूरत में उस कॉलेज में, तो इन फर्स्ट ईयर इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी ने बुलाया। मैं उनके पास एक्चुअली गया कि सर मुझे ये सब्जेक्ट है, तो आई नीड योर सपोर्ट, जिससे मैं ये सब्जेक्ट जो है बीएमएस करके सब्जेक्ट था, बेसिक मैकेनिकल सिस्टम्स, तो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। सो आई नीड यानी सपोर्ट आपके डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने मुझे क्लियरली मुंह पे बोल दिया कि तू बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस हो रहा है, मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, तू इंजीनियरिंग छोड़ दे और दूसरा कुछ कर ले, ये इंजीनियरिंग तेरे बस की बात नहीं है। लिटरली दिस वेयर हिज वर्ड्स। तो मैंने उनको वही बोला कि इट्स ओके सर, आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, बट मुझे पता है कि देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि कर नहीं सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, एंड देन आई क्लियर्ड माई इंजीनियरिंग, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज यानी पीपल जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यानी अपना कैंपस जो जॉब होता है, यानी एक पब्लिसिस्ट रेसिपिएंट करके कंपनी आई थी हायरिंग के लिए, तो मैंने काफ़ी डेडिकेटेडली उनका इंटरव्यू वगैरह दिया और वो किया, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेपिएंट के मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, एंड दे ऑफर्ड मी जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो उस समय पे यानी मुझे इतनी खुशी है कि एटलीस्ट, और उस समय पे ऐसा था, इट वाज 2021, ऑलरेडी कोरोना की वजह से हायरिंग बहुत कम हो रही थी, एकदम लोगों को निकाल हाँ रहे थे वही। रिसेशन। एंड उस सिचुएशन में जॉब मिलना, और वो भी फॉर अ पर्सन लाइक मी, क्योंकि अगर मुझे उस समय पे मैं वो जॉब क्रैक नहीं कर पाता, तो मुझे यानी बाहर मार्केट में लाइक आउट ऑफ द कैंपस जॉब ढूंढना, यानी इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी उस टाइम पे भी उस टाइम पे, वो भी कोरोना के टाइम पे। तो दैट वाज वन ग्रेट थिंग दैट हैपेंड विथ मी एट दैट टाइम। देन स्लोली आई पिक दोज थिंग्स अप। फिर एक चीज अच्छी जो थी, जो अभी भी मेरे साथ हो रही है, कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करने मिल रहा है, जिस वजह से मुझे बेनिफिट ये होता है कि मैं घर पे अपने काम पे कंप्लीटली फोकस कर सकता हूँ, और जो भी बाकी की चीज़ें हैं, वो पेरेंट्स बोलो, खाना हो गया या फिर अदर जो बाकी की चीज़ें हैं, तो वो फैमिली टेक केयर कर लेती है, तो वो एक मेरा हेडेक नहीं है। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी इन ऑल दिस जर्नी।